ब्रेक के बाद आपका स्वागत है केबीसी एक मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बात चल रही थी चुनावी मैनिफेस्टो की, आपसे जानना चाहूंगी, कई पार्टियों ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी किए, कई लोक लुभावन वादे किए गए, रिजर्वेशन की बात की गई, कि किसानों को मुआवजा देने की बात की गई, और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की गई, विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल बांटने की बात की गई है। समस्त भारतीय पार्टी के मैनिफेस्टो में इससे अलग क्या होने वाला है? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी लुभावने वायदे या जनता को बरगलाने वाले सपने दिखाने वाली बातें नहीं करती है। हमारे 5 उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम काम करेंगे। पहला हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, हर वर्ग के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आर्थिक विकास होगा तभी जनता के अंदर खुशहाली आएगी। तो पहला हम, चाहे वो किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है या कर्मचारी है, व्यापारी है, हम सभी की आमदनी के लिए बढ़ोतरी के लिए ऐसे अवसर जो है वो पैदा करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हम हर वर्ग, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों को उनका हक देंगे, जिससे कि ये जो जाति के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर जो भेदभाव होता है, आरक्षण को खत्म करने की उस भेदभाव को हम खत्म करेंगे। यहाँ पे आरक्षण की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सी जातियां जिनको दबाया जाता है। आरक्षण जो है, आरक्षण पे हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि समस्त भारतीय पार्टी जो आर्थिक तौर पे जो वीक हैं उनके आरक्षण की बात करती है। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है कि हम हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक देंगे। और तीसरी चीज कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी, जो नीडी हैं उनका हम सहारा बनेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। और चौथी बात हमने कहा कि हम सक्रिय प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सक्रिय प्रशासन देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, चाहे वो बिजली है, कानून व्यवस्था है, चाहे पीने का पानी है, सड़कें हैं, यातायात के साधन है, इन सभी का समाधान होगा। और 5वीं बात हमने कही है कि जो भौतिक विकास होना चाहिए, जो ढांचा, आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए, ये हम करेंगे। और इसके लिए हमारा 21 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए हमने जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ उनको हम पूरा करेंगे। किसान की समस्याओं को पूरा करेंगे, न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना को हम लागू करेंगे, किसान कार्ड इशू करेंगे। इस किस्म के हमारे जो है वायदे जो हैं या घोषणा जो आप कह लीजिए ये किए हुए हैं, लेकिन हमारे 5 उद्देश्य जो हैं उनको पूरा करना हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है इन दिनों। भ्रष्टाचार के दम पर काफी सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। भ्रष्टाचार के दम पर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही एक आंदोलन छेड़ा था, जिससे पार्टी बनी थी, चुनाव लड़ा था, जीत कर आए थे। क्या फर्क होगा उस स्ट्रैटेजी में और आपकी स्ट्रैटेजी में, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं? देखिए कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक आपको बहुत ही ज़मीनी स्तर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार आज एक आर्थिक ज़रूरत भी बन चुकी है। बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं कि जो भ्रष्टाचार के बगैर अपना घर नहीं चला पाते, आज स्कूल फीस नहीं पे कर पाते। तो आपको नैतिकता, जो आपको जनता के अंदर चरित्र निर्माण के साथ आपको नैतिकता लानी पड़ेगी। आपको जो आपके कानून हैं वो कठोर करने पड़ेंगे, और कठोर के साथ साथ उनको लागू भी करना पड़ेगा। सजा जो है आपको 10 साल बाद नहीं देनी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, उसको जल्दी से जल्द सजा जो होना जरूरी बात है। भ्रष्टाचार को सामाजिक बहिष्कार होना, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार समाज को करना, ये भी बहुत जरूरी बात है। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो, कि अपनी बहू बेटियां जो हैं जहां भ्रष्टाचारी होते थे उनके घर में नहीं देते थे, ब्याह नहीं करते थे। लेकिन आज तो जिसका सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, उसी के घर में बेटी देना चाहते हैं। तो ये जो सामाजिक बहिष्कार है ये भी बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए भ्रष्टाचार को समस्त भारतीय पार्टी चारों तरफ से घेरेगी और तभी इसके ऊपर काम करेगी। और इसके लिए हमें लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये समझिए कि भी 6 महीने में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अगर बात करें कि कितने उम्मीदवार आपके जीत के आते हैं, क्योंकि आप 90 क्षेत्रों पर लड़ रहे हैं, 33-30 की सूची आप जारी कर चुके हैं, बाकी का नाम अभी ऐलानना बाकी है। और जितने क्षेत्रों में जितने भी आपके एमएलए अगर चुनकर आते हैं, उससे सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? मान लीजिए आपने कहा गिनती नहीं कर सकते हम, मेरा कहने का भाव ये है कि अगर कुछ कम गिनती में आपके एमएलए चुनकर आते हैं, उससे सत्ता परिवर्तन आप कैसे कर लेंगे? देखिए कि सत्ता परिवर्तन तो देखिए सरकार तो बनेगी किसी ना किसी की,
जब भाई 46 एमएलए चाहिए हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए, हमारे तो अगर 46 आ गए तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर 46 नहीं आते हैं, जो हमारे एमएलए जोड़ के सरकार बना सकता है हम उसके साथ चलेंगे, बस ऐसे ही होगा, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। वो भी शर्तें मनवाने की यहाँ भी, देखिए हम सरकार में जाएंगे और उनको उनका, देखिए आपको हाइपोथेटिकल बताता हूँ, मान लीजिए कि एक के 36 एमएलए आ जाते हैं, हमारे 10 आ गए, इसका मतलब 36 एमएलए जिसके आए हैं उसको भी तो जनादेश दिया है ना जनता ने, 36 एमएलए का जनादेश दिया, हमें 10 का दिया, तो हम 10 का काम कर देंगे, वो 36 का काम करेंगे। तो कोई क्या समझौता होगा इस मामले में, कोई जैसी शर्तें आपने कहा कि देखिए हर पार्टी का अपना एजेंडा है, अपनी छवि है, अपना काम करने का तरीका है। वो 36 एमएलए के हिसाब से 75% काम जो है वो अपना कर ले, 25% काम हम अपना कर लेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची कब जारी हो पाएगी? देखिए कि हमारी तीसरी सूची जो है हम 9 या 10 सितंबर को जारी करेंगे जी। और उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद जो है हम बाकी की सूची जो है जारी करेंगे। तो रैलियों का दौर जारी है, आपसे जानना चाहूंगी कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में रैली या महारैलियों का दौर चल रहा है? महारैली आप भी जा रहे हैं? समस्त भारतीय पार्टी एक मौन क्रांति के माध्यम से काम कर रही है, जिससे कि आपको हमारे जो मतदाता हैं या सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो आपको विजिबल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मानसिक रूप से लोगों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज नहीं होना पाते, डरते हैं कि भी उनके ऊपर प्रकोप ना पड़े जिस पार्टी का, या उनके ऊपर दबाव ना पड़े। हमने एक जो नागरिक है उसका चुनाव के अंदर काम किया है कि बटन दबाना है, और हर इंडिविजुअल ने अपना बटन दबाना है। हम उनको मानसिक रूप से तैयार करें, मौन क्रांति रूप से हम काम करें। चुनाव में जब तक आप खुल के सामने नहीं आएंगे, जनता कैसे आपको समर्थन देगी? नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए आपने एक्स पार्टी का बटन दबाना है, ठीक है ना, आपने तो सोच लिया ना कि मैंने इसका बटन दबाना है, आप उसके द्वारा क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए महारैली या खुल के आना, आपके खुल के आने की जरूरत नहीं है, आपको झंडा डंडा उठाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम आप मानसिक रूप से अगर तैयार हो गई हैं कि समस्त भारतीय पार्टी एक अच्छी पार्टी है, इसकी विचारधारा सही है, मैं इसके लिए मैं चाहूँगी कि ये आ जाएगी, तो इसलिए हम इस तरीके से काम करें। हम रैली और जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं, महारैलियाँ हो रही हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे कोई सुनता है? एक भी नहीं सुनता है, वहाँ पे कोई नहीं सुनता है, सिर्फ टीवी वाले सुनते हैं और वो उसको पूरे प्रदेश को सुनाते हैं। जनता वहाँ पे चाय पी रही होती है, कोई खाना खा रहा होता है, कोई गप्पे मार रहा होता है, ये सिचुएशन होती है, हमने देखा। ऐसा ही होता है। मानसिक तौर पर जनता को आप जोड़ते हैं, मानसिक तौर पर जनता को मैं जानना चाहूंगी। मानसिक तौर पे भी नहीं जुड़ते हैं, सबको रैलियों में कैसे लाया जाता है, पैसे खर्चे किए जाते हैं, गाड़ियां दिहाड़ी दी जाती है, गाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ये सारे काम किए जाते हैं रैली के लिए। सिर्फ ये दिखाना होता है कि भाई हमारे अंदर भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है, लेकिन वो वोटर नहीं है। और आपको वही लोग सभी की रैली में दिखेंगे, तो फिर ये वोट तो एक ही को डालेंगे ना जी। और अच्छा, हो सकता है कि इन सब में से किसी को भी ना डालें जी, ये भी संभव है। ये हरियाणा के अंदर रैलियां महारैलियां का जो दौर है, एक परंपरा जो है यहाँ पर चल पड़ी है, लेकिन इससे आप चुनाव के नतीजे नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता तो चौटाला साहब कभी चुनाव नहीं हारते। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि जैसे आपकी पार्टी जो है वो मानसिक तौर पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, रैलियों में विश्वास नहीं रखती। काफ़ी कुछ बातें ऐसी आज आपसे बात करके जानने को मिली है जो कि लगता है कि हाँ, पहले कोई इंटरव्यू में ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने कहा हो कि हमारी जन समर्थन जो है, जन समर्थन के आधार पर तय होगा कि हाँ किसकी सरकार बनेगी, किसी की नहीं। पहली बार आपके मुँह से सुन रहे हो कि जन समर्थन भीड़ होती है और कुछ नहीं होता है, और साथ में फैसला तो जनता ने करना है जी। देखिए, और देखिए हम राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, समस्त भारतीय पार्टी। हमने ये भी कहा है कि हम अपना मंत्रिमंडल चुनाव से पहले घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। नहीं तो जनता के साथ धोखा होता है। हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं होता, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बन के आ गए। जी। उनको तो विधायक भी नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री बने। अभी शायद बीजेपी का भी ऐसे हाल होना था। जनता के साथ तो धोखा हो रहा है। फिर मंत्रिमंडल कैसे बनता है? मंत्रिमंडल कोई योग्यता के आधार पे तो बनता नहीं है। मंत्रिमंडल ये बनता है कि आपकी पार्टी के अंदर छवि कितनी है, चाटुकारिता कितनी करते हैं आप, आपका कद कितना बड़ा ऊंचा है, जाति के आधार पर, किसके आधार पर, उसके हिसाब से आपको मंत्रिमंडल मिलता है। और इसीलिए सारी पावर जो है
वो मुख्यमंत्री में केंद्रित हो जाती हैं। तो ये तो हम राजनीति को एक नई दिशा जो है देने के लिए समस्त भारतीय पार्टी अग्रसर है और हम अपना संदेश जनता के बीच में रख रहे हैं। हम अपनी बात जनता को समझा रहे हैं। बाकी फैसला जनता का, समझ आती है तो उनका काम कर देंगे, नहीं समझ आती है जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो भीड़ जुटाने में विश्वास नहीं रखते, जो आंदोलन करने में विश्वास नहीं रखते, जो मानसिक तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने में विश्वास रखते हैं और कार्यकृत हैं जनता के लिए। इनका मानना है कि हाँ, जनता के हित में जो कार्य करे वही सरकार सत्ता में आनी चाहिए। अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी के साथ केबीसी एक मुलाकात में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।